Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So in today's lecture, we are going to take up chapter number 3 of class 12th NCERT textbook for microeconomics that we are covering up. So today the topic is going to be about the production and cost. So abhi tak we have covered things related to consumer. So today we are going to discuss about producer, behavior of producer. So let's start with it. So when you're talking about producer या production activity या manufacturing, तो there's a simple idea behind it कि inputs या raw materials जो होते हैं उनमें value add की जाती है and they are transformed into output जिनको later consumer buy करते हैं and they basically consume. It can be basically कोई भी capital good हो सकता है, फूड एंड बेवरेजेस हो सकते हैं. सो प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं. इनपुट्स लाइक इनपुट्स के लिए जो हम इकोनॉमी में टर्म यूज करते हैं दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. So in short we call them as FOP, factor of production. So inputs में it is labor, machine, land, raw materials, ये सब आपको required है in order to carry out production activity. So हम क्या assume करते हैं when we are talking about studying the behavior of a producer? So firstly we assume कि जो production activity है that is instantaneous and जो हमारा simple model है production उसमें कोई time lapse exist नहीं करता है between combination of inputs and production of the output. तो उसके बीच में कोई time lapse नहीं है, हम बोल सकते हैं कोई ऐसा एसच गैप नहीं एग्जिस्ट करते हैं. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. एंड जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर करना पड़ता है. एंड अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो जब जो फाइनल गुड है उसको सेल करने के बाद एट द मार्केट प्राइस, तो जो अमाउंट प्रोड्यूसर अर्न करता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं. अब प्रॉफिट की हम बात करें तो प्रॉफिट हमेशा तभी होगा जब आपका रेवेन्यू, या अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं आपकी इनकम ज्यादा है कंपेयर टू योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो इन दैट केस वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट. So this is a simple formula of profit. So फर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्म का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए या ये होता है, अगर मैं बोलूँ सिंपल टर्म्स में, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तभी होगा जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम होगी, आपका रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर लेवल्स ऑफ प्रॉफिट. So we are going to study about relationship क्या है between input and output. So starting with the first thing that is related to behavior of a producer is production function. So production function किस चीज के बारे में बात करते हैं? relationship किन दो variables के बीच में है? So we are seeing कि relationship जब हम बात करते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट जो फर्म प्रोड्यूस करती है तो उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं. सो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स यूज किए जाते हैं सो एज टू गेट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट. सो यहाँ पे हम सिर्फ अज्यूम करने वाले हैं कि सपोज सिर्फ दो इनपुट एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी में, वन इज लैंड एंड अनदर वन इज लेबर. सो लैंड के लिए हम सिंबल यहाँ यूज कर रहे हैं कैपिटल के and labor के लिए we are using capital L. So अगर हम बात करें सपोज कोई भी आप एग्जांपल ले लो कि जो प्रोड्यूसर है या लेबर है, he uses 2 hours of labor per day and there is 1 hectare of land to produce maximum 2 tons of wheat जो प्रोड्यूस किया जा सकता है. अगर हम बात करें कि अब आप क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैथमेटिकली, तो Q इज रिप्रेजेंटिंग टोटल आउटपुट एंड यहाँ पे K इंटू L हम कर देंगे. you'll just simply multiply K with the L. मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ लैंड है हमारे पास एंड कितना लेबर आर पुट इन किया जा रहा है in order to produce. So this is a simple formula to calculate total output. इसको हम डिटेल में और थोड़ा समझेंगे जब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें. तो ये तो बिल्कुल सिंपल आइडिया है कि आप मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट टोटल प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन फंक्शन जो है इट डील्स ओनली विद एफिशिएंट यूज ऑफ द इनपुट्स.
एफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी का मतलब कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एनी मोर आउटपुट फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ इनपुट्स। मतलब हम जब बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी हम कहीं बात कर रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट्स यूज करके मैक्सिमम हम कितना एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज ऑलरेडी हम बोल सकते हैं अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। सो वी सी कि टेक्नोलॉजी दैट इज गिवन, कहीं ना कहीं हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। और अगर हमने वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज के बारे में बात करी थी कि डिमांड कर्व जो हम स्टडी कर रहे थे, तो कर्व शिफ्ट कौन से केस में होता है और कर्व के अलोंग मूवमेंट कौन से केस में होती है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो मैंने वहां पे आपको ब्रॉडली बता दिया था कि ये चीज हमेशा हर केस में एप्लीकेबल रहेगी। तो सपोज जो जो भी फैक्टर्स हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं एंड अगर उसमें कोई चेंज होता है, तो हमेशा कर्व जो है हमेशा इट विल शिफ्ट। अब वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट आपके लिए समझना ये इंपॉर्टेंट है कि सपोज जो फैक्टर हमने अज्यूम किया उसमें चेंज आ रहा है, तो द कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट। तो यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को अज्यूम किया था कि टेक्नोलॉजी इज नॉट चेंजिंग। एंड अगर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन फंक्शन पे क्या होगा। क्या हमें प्रोडक्शन फंक्शन के अलोंग ही मूवमेंट देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, या हमें नया प्रोडक्शन फंक्शन मिलेगा। तो सिंस टेक्नोलॉजी हमने गिवन एज्यूम करी थी एंड अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू प्रोडक्शन फंक्शन। So there are several factors of production function. So यहाँ पे हम सिर्फ again दो factors of production की बात करें। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब हम inputs की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं we're talking about factors of production. So here we're just taking up labor and capital. So labor के लिए we are again symbol remains L, capital के लिए it is capital K. So these are basically the generally used symbols that we use. सो प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो स्मॉल क्यू इट इज टोटल आउटपुट, इट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड द कैपिटल दैट इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। एंड नाउ अगर मैं आप लोगों को एक बार ग्राफिकली और शेप दिखाऊंगी प्रोडक्शन फंक्शन ग्राफ पे कैसी शेप होती है उसकी। So that's how a production function looks like. You can see upward sloping है, ये हम नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हमने इनपुट प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे आउटपुट। तो जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं, यू कैन सी कि प्रोडक्शन है या जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। बट क्या वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट पे, या कांस्टेंट रेट पे? तो इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब कि जैसे जैसे इनपुट इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वी आर सीइंग कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट हमें मिल जाता है, देन वी आर सीइंग एक स्टेबल लेवल ऑफ अमाउंट हमें मिल जाता है। ऑल राइट, सो लेट्स गो बैक टू आवर एनसीईआरटी। सो यहाँ तक आई होप कि थिंग्स आर क्लियर है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन। सो आइसोक्वेंट की हम बात कर लेते हैं पहले। आइसोक्वेंट, अगर हम इस टर्म का ही मतलब समझे, आइसो मीन्स सेम और क्वांट मीन्स आउटपुट। मतलब सेम लेवल ऑफ आउटपुट रहता है अलोंग एन आइसोक्वांट कर्व। अब इसको थोड़ा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सो वी सी की क्या मतलब ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन फंक्शन ही है आइसोक्वेंट की जब हम बात करते हैं। एक और तरीका है जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो आइसोक्वांट इट कंप्राइजेस ऑफ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने भी एग्जिस्ट करते हैं ऑफ द टू इनपुट्स, क्योंकि हमने ऊपर एज्यूम किया कि दो इनपुट ही हम एज्यूम करेंगे ऑफ लेबर एंड कैपिटल। एंड दो इनपुट्स को कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं कि हमें सेम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेवल आउटपुट मिले हर सिंगल टाइम यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू इनपुट्स दैट वी हैव। सो हर एक आइसोक्वेंट जो लेवल शो करेगा ऑफ द आउटपुट, वो हमेशा सेम लेवल ऑफ आउटपुट शो करेगा। एंड व्हेन वी शिफ्ट टू हायर आइसोक्वेंट, तो उसका मतलब होता है कि दिस इज
हायर लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कंपेयर टू द लोअर लेवल ऑफ आइसोक्वेंट, हायर लेवल पे जो आइसोक्वेंट ड्रॉ किया है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ हायर लेवल ऑफ output या production activity. So production increases as we move to higher levels of isoquants. All right. And suppose एक ही कर्व के ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑब्वियसली लाई करेंगे, दैट इज पॉसिबल. तो ये सारे कॉम्बिनेशन एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस केस में इट इज Q1 लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है. तो यहाँ हमने लेबर और कैपिटल प्लॉट कर दिया है एक्स और वाई एक्सिस पे. सो टू इनपुट कॉम्बिनेशन सपोज L1 और K2 और दूसरा है L2 एंड K1, वो हमें सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं दैट इज Q1. मतलब हम इस कर्व की बात करें जो लोएस्ट लेवल ऑफ आइसोक्वेंट है. तो अगर हम फिक्स कर दे कैपिटल की कैपिटल इट इज फिक्स्ड एट K1 एंड लेबर को हम इंक्रीज कर देते हैं L3 पे. तो L3 मतलब कि वी टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट. कैपिटल फिक्स कर दिया हमने K1, तो इनिशियली हम इस कर्व के ऊपर थे जो पहला सबसे लोवेस्ट कर्व है. एंड अगर हम लेबर इंक्रीज कर रहे हैं टू L3, मतलब ये कॉम्बिनेशन इस कर्व के ऊपर लाई करता ही नहीं है एंड ये लाई कर रहा है नेक्स्ट हायर आइसोक्वेंट कर्व पे. तो ये शो कर रहा है कि वी आर ऑन अ हायर आइसोक्वेंट कर्व जहाँ पे टोटल आउटपुट इज इक्वल टू Q2. So marginal products जो हैं they are positive with a greater amount of one input, the same level of output it can be produced only using lesser amount of the other input. तो ये हमने कंज्यूमर बिहेवियर में भी समझा था, सेम लॉजिक यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. सो जो आइसोक्वेंट है इसीलिए ये नेगेटिवली स्लोप्ड है. ऑलराइट. एंड वी सी कि इफ एनी ऑफ द इनपुट्स सपोज इनपुट ही जीरो हो गए, सो कोई प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं है. बिना इनपुट के, बिना रॉ मटेरियल के आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट ही नहीं कर सकते. सो दिस इज अ सिंपल लॉजिकल थिंग. अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के कॉन्टेक्स्ट में. सो शॉर्ट रन की जब हम बात करें और वेरिएबल्स की बात करें, तो शॉर्ट रन में हम अज्यूम करते, बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस इन डिटेल, तो शॉर्ट रन में वेरिएबल्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है एंड सडनली यू कांट चेंज थिंग्स एट अ लार्जर लेवल. तो इसलिए शॉर्टर रन में जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज करना डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि फैक्टर्स डू नॉट चेंज. बट सिंस अब हम प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम कैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल होना चाहिए जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे. तो इसलिए हम यहाँ पे ये अज्यूम करते कि एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जरूर रहता है जो बेसिकली वेरिएबल जिसकी वैल्यू रहेगी, और बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं हो सकता. इट इज बिकॉज ऑफ शॉर्टर रन. ठीक है. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है. एंड लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सब चेंज करना, सबको चेंज करना, सब में चेंजेस करना, इट इज अ पॉसिबिलिटी. सो ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे कैन बी वेरिड, दे कैन बी चेंज्ड एंड एडजस्टेड इन द लॉन्गर टाइम पीरियड. सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है. अब हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे. तो ये सिंपल कैलकुलेशंस है. अगेन ये न्यूमेरिकल्स में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हायर लेवल पे बहुत ज्यादा काम आएंगे. सो टोटल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम सिंपली बात करें कि टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसके लिए हम टोटल प्रोडक्ट टर्म भी यूज करते हैं. तो यहाँ पे वी आर सीइंग जो वेरिएबल एंड सॉरी जो वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट है, कीपिंग ऑल अदर इनपुट्स एज कांस्टेंट. ये हमने देखा शॉर्ट रन की क्योंकि हम बात करें तो इट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द टोटल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट. तो टोटल प्रोडक्ट वेरिएबल इनपुट का इसलिए क्योंकि वेरिएबल इनपुट में चेंजेस की वजह से ही टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर्स है, जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं वो चेंज हम नहीं कर सकते. तो उनके अंदर हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो उनकी वजह से टोटल आउटपुट भी चेंज नहीं हो सकता. और एक और टर्म हम यूज करते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट फॉर द टोटल प्रोडक्शन. अब हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट. तो एवरेज का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे टोटल प्रोडक्ट, उसको डिवाइड कर देंगे विद पर यूनिट ऑफ लेबर. तो मतलब सपोज अगर हम यहाँ पर्टिकुलर लेबर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो सॉरी पर्टिकुलर इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुट हम ले रहे हैं लेबर. सो एवरेज प्रोडक्ट जो होगा, इट वुड बी डिफाइंड
एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट, क्योंकि एक ही हम इनपुट ऐसा ले रहे हैं जिसकी वैल्यूज वेरी करेंगी, तो उस वेरिएबल इनपुट के कॉन्टेक्स्ट में हम एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल प्रोडक्ट जितना यूजिंग लेबर प्रोड्यूस किया जा रहा है डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर विल गिव अस द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। टॉकिंग अबाउट मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट में हम बात करते हैं मार्जिनल, मैं आपको बता रही थी कंज्यूमर बिहेवियर में भी आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि मार्जिनल टर्म जहां भी आ जाती है वहां हम बात करेंगे हमेशा एडिशनल यूनिट की, मतलब वन एक्स्ट्रा यूनिट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कि कितना चेंज आउटपुट में होगा पर यूनिट चेंज इन द इनपुट, मतलब कितना वन एडिशनल अमाउंट, मतलब कितना एक्स्ट्रा हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग वर्ड वन एडिशनल यूनिट ऑफ द इनपुट। सो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की अगर हम बात करें, सो चेंज इन आउटपुट कितना हो रहा है डिवाइडेड बाय चेंज इन द इनपुट जो कि लेबर है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। दीज आर बेसिकली सिंपल एग्जाम्पल्स फॉर क्लैरिटी। सो इनपुट्स जो हैं कभी भी उनकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती बिकॉज दे आर फिजिकल प्रोडक्ट्स। सो इनपुट्स कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अनडिफाइंड एट जीरो लेवल ऑफ इनपुट एम्प्लॉयमेंट। सो जब इनपुट ही जीरो लेवल का होगा तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर सकते, तो इट रिमेन्स अनडिफाइंड। एंड अगर हम सम टोटल करेंगे ऑफ ऑल द मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ एवरी प्रीसीडिंग यूनिट ऑफ द इनपुट, तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो टोटल प्रोडक्ट का अगेन एक और फॉर्मूला है, हम सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स को सम टोटल करेंगे फॉर ऑल द इनपुट्स, सो वील गेट टोटल प्रोडक्ट। एंड सिमिलरली ये टेबल भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है। Coming to the second aspect of the law of diminishing marginal product, and then there is law of variable proportions. So total product और average product और marginal product का ये ग्राफ है, you can understand the relationship between all three. So total product मैंने आप लोगों को दिखाया था प्रोडक्शन फंक्शन के केस में भी कैसा कर्व होता है, तो टोटल प्रोडक्ट का कर्व आप देख रहे हो जीरो से स्टार्ट होता होता है, इट इज रीचिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल, उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है टॉप लेवल पे आने के बाद। तो इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे, जितना अमाउंट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीज देखा जा रहा है उसका जो इंक्रीज होने का अमाउंट है वो वैल्यू कम होती जा रही है विद एवरी सक्सेसिव इंक्रीज। एंड साथ ही साथ आप देखोगे कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप है उसको हम आगे डिटेल में लेंगे, यहाँ पे इतनी क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है, बट आप ये चीज देख सकते हो कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दैट इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व, एंड जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्रॉस कर जाता है एवरेज प्रोडक्ट तो उसके बाद ही एवरेज प्रोडक्ट फॉल होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इसको आगे डिटेल में और लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कब होगा, जब जो वेरिएबल इनपुट है वो इंक्रीज होगा। तो हमारा वेरिएबल इनपुट था लेबर, तो लेबर जितना ज्यादा इनपुट हम इंक्रीज करेंगे उतना आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पहले इंक्रीज होता है एंड उसके बाद वो फॉल होना स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो इंक्रीज हुआ, ऊपर था एवरेज प्रोडक्ट कर्व के, उसके बाद इट स्टार्टेड टू फॉल। तो यहाँ समझेंगे कि क्यों वो फॉल होता है। सो जो टेंडेंसी है मार्जिनल प्रोडक्ट की, पहले इंक्रीज होता है उसके बाद वो फॉल होता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसको डिटेल में थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ऑफ अ फैक्टर इनपुट, इनिशियली इट इज राइजिंग with every employment level of the input, but after reaching a certain level of employment it starts to fall। तो simply यहाँ पे मतलब इसका behavior ही explain किया गया है। नाउ फैक्टर प्रोपोर्शंस का क्या मतलब है, तो वो रिप्रेजेंट करता है रेशियो, किस रेशियो में दो इनपुट को कंबाइन करके आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनके डिफरेंट प्रोपोर्शंस हो सकते हैं टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आउटपुट सेट, तो इसको हम बेसिकली फैक्टर प्रोपोर्शंस बोलते हैं। सो जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे अमाउंट ऑफ वेरिएबल इनपुट, क्योंकि फिक्स्ड इनपुट जो है शॉर्ट रन में हम यहाँ बात कर रहे हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और आउटपुट इंक्रीज करना है तो वेरिएबल इनपुट ही हमारे पास एक ऑप्शन बचा चेंज करने का, जिसके वैल्यू इंक्रीज करके हम टोटल आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। सो इंक्रीज जैसे हम करेंगे वेरिएबल इनपुट का, जो हमारे फैक्टर प्रोपोर्शंस हैं दे बिकम मोर एंड मोर सूटेबल फॉर प्रोडक्शन, एंड जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। बट एक सर्टेन लेवल ऐसा आएगा
जहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है दैट बिकम्स टू क्राउडेड विद द वेरिएबल इनपुट, क्योंकि वेरिएबल इनपुट इतने ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो चुका होगा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इसलिए जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है या एफिशिएंसी है वो फॉल हो जाती है। तो इसलिए हमें मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व का ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक तो वो इंक्रीज होता है, उसके बाद वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी मेंशन्ड है। सपोज 4 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है एंड बेसिकली वी हैव टू चूज कि कितना अमाउंट ऑफ लेबर हम एम्प्लॉय करने वाले हैं। तो जब वन वर्कर वर्क कर रहा है फील्ड के ऊपर, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लैंड है और उसके लिए वर्क करना सिंगल हैंडेडली बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 है, वहां से वो स्टार्ट होता है इंक्रीज होना जैसे जैसे हम और बेसिकली और ज्यादा वर्कर्स इंक्रीज करते हैं फील्ड पे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे, जो अमाउंट ऑफ लेबर पर यूनिट लैंड है वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड ईच वर्कर एड्स प्रोपोर्शनली मोर अमाउंट ऑफ टोटल आउटपुट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट इस फेज में इंक्रीज होता जाएगा, एक मैक्सिमम रीच करेगा, एंड जब फोर्थ वर्कर को हायर किया जाएगा तो जो लैंड होगा इट बिकम्स मोर क्राउडेड। तो हर वर्कर के अंडर या पर वर्कर के अंडर जितना भी लैंड आएगा वो इनसफिशिएंट लैंड होगा टू वर्क एफिशिएंटली। तो बिकॉज एफिशिएंसी कम हो जाती है, बिकॉज थिंग्स दे बिकम कॉम्प्लेक्स, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब इतने ज्यादा इनपुट हम एम्प्लॉय कर देते हैं, तो इसीलिए जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर सो फार। नेक्स्ट वी आर टेकिंग अप की शेप क्या होती है अब डिफरेंट प्रोडक्शन कर्व्स की, टोटल प्रोडक्ट की, मार्जिनल प्रोडक्ट की क्या शेप आएगी, एवरेज प्रोडक्ट कर्व की क्या शेप आएगी। तो टोटल प्रोडक्ट की वही है जो प्रोडक्शन फंक्शन हमने देखा, टोटल प्रोडक्ट, दिस इज द सिंपल शेप, एंड टोटल प्रोडक्ट कर्व इट इज इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है। सो यहाँ पे हम देखेंगे एल यूनिट्स ऑफ लेबर पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं Q1 क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट। तो लेबर ही हमने लिया क्योंकि जो फिक्स्ड इनपुट है उसका कोई इतना मेजर रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट, तो इसलिए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट लेबर एंड द टोटल आउटपुट gives us the total product curve or the production function curve. So marginal product curve जो है it is also a U-shaped curve कि हमने देखा कि पहले marginal productivity increase होती है, उसके बाद it starts to decline because of overcrowding of the inputs. So for the first unit of जो variable input है we can easily check जो marginal product क्या होगा and जो average product है। सबसे पहले हम यूनिट की बात कर रहे हैं ऑफ द वेरिएबल इनपुट जो हम एम्प्लॉय करते हैं फॉर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले यूनिट के लिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट भी है और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो सेम है। सो आप देख सकते हो दोनों सेम लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं कर्व। नाउ हम देखेंगे कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ इनपुट इंक्रीज करते जाते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं, बट इसको हम समझ रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। So as long as the value of marginal product it remains higher than the value of average product, मतलब हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन के बारे में, इस पोर्शन में इंटरसेक्शन से पहले हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो हायर है देन दी एवरेज प्रोडक्ट, क्योंकि वो उस कर्व के ऊपर लाई कर रही है। तो तब तक जो एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा। आप देख सकते हो कि जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल होना स्टार्ट होता है एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा इंक्रीज ही कर रही होती है, बट जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट क्रॉस करता है इंटरसेक्ट करता है एवरेज प्रोडक्ट के कर्व को और फॉल होता है, तो तभी एवरेज प्रोडक्ट का कर्व भी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज बेसिकली सेम थिंग यहाँ पे मेंशन्ड है। सो वी कैन से कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है इट कट्स द एपी कर्व फ्रॉम अबव एट इट्स मैक्सिमम लेवल। तो एवरेज प्रोडक्ट के कर्व को हमेशा उसके मैक्सिमम लेवल से कट करेगा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। ये आप देख सकते हो पॉइंट नंबर पी से मैक्सिमम ऑफ एपी से कट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। अब हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि हम एक वेरिएबल फैक्टर इनपुट ले रहे हैं और बाकी हमने फिक्स्ड रिज्यूम किया है। तो क्या होगा अगर जो हमने दोनों फैक्टर्स लिए दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब दोनों अगर वेरिएबल हो जाते हैं, तो रिटर्न्स टू स्केल में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं। सो अगर हम देखें कि जब प्रोपोर्शनल इंक्रीज सारे इनपुट्स में जो जितनी भी प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से वी आर सीइंग कि इंक्रीज इन आउटपुट भी जो हुआ वो सेम प्रोपोर्शन से हुआ जितने प्रोपोर्शन से हमने इनपुट्स को इंक्रीज किया।
तो अगर सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज दोनों में देखा जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर हम देख रहे हैं कि इंक्रीज इन आउटपुट ज्यादा हुआ है, ज्यादा प्रोपोर्शन में हुआ है कंपेयर टू जितने प्रोपोर्शन से हमने इनपुट को इंक्रीज किया, वो हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। एंड थर्ड होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो कि ऑपोजिट है ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो ये सिंपल आइडिया है बिहाइंड द रिटर्न्स टू स्केल। अब हम आते हैं कॉस्ट के ऊपर। सो आई गेस कॉस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में ले सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हेडिंग 3.7। सो आगे चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होंगी, कैलकुलेशंस भी हम देखेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, इनके बीच में रिलेशनशिप, इनका कैलकुलेशन, अगेन इनका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी शेप ऐसी क्यों होती है, तो पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे। सो आई गेस इतने लेक्चर तक जितना भी हमने समझा दैट इज क्लियर। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी थे, बहुत सिंपल भी थे, एंड कुछ थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स थे जब हमने समझा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट, और शेप ऑफ द कर्व, उनके पीछे रीजन ऐसा क्यों है। So that's all for in this session. I hope you've understood the things nicely, and if any kind of doubts, you can get back to me via the comments. And that's all. Do subscribe to Ansar Kari and kindly like this video.